नमस्कार मित्रों। ईवीएस मोंक द्वारा संचालित पर्यावरण से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर जनवरी 26 का है। ये डीयू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एनसीवेब और एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इनके पेपर्स हैं। फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। एईसीसी या एईसी, अब एईसी है ईवीएस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 का क्वेश्चन पेपर होगा। यदि इसको देखा जाए तो ये सिलेबस 22-23 से इफेक्टिव है। टोटल 2 क्रेडिट का कोर्स है। इसमें टोटल क्रेडिट जो है वो 2 है। 1 क्रेडिट जो है वो थ्योरी का है और 1 क्रेडिट एक्सपेरिमेंट के लिए है। अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पेपर पे। टोटल 2 क्रेडिट, लेक्चर 1 या थ्योरी 1 और प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं वो भी 1 क्रेडिट का क्वेश्चन पेपर होगा। ये है एईसी 1 या एईसी 2। यदि फर्स्ट ईयर में है तो एईसी 1 पढ़ेंगे, यदि सेकंड ईयर में है तो एईसी 2 पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर एईसी 1 का है जिसका नाम होगा एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1। टोटल 2 क्रेडिट का कोर्स होगा। ये एईसी कोर्स है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। अभी हमने जैसा बात किया कि थ्योरी जो होगा वो 1 क्रेडिट का होगा, प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट का होगा। इसमें जो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे वो टोटल 4 यूनिट पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। इस 4 यूनिट में जो पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, वो है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन। दूसरा इकोसिस्टम है जिसको हम पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तीसरा यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज का या प्राकृतिक संसाधन जिसे हम कहेंगे हिंदी में। और फोर्थ यूनिट है एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो कि पर्यावरण प्रदूषण का है। अब हम इसमें बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन पेपर कई पेज में होगा। इसमें जो सारा इंस्ट्रक्शन जो है वो पेज के क्वेश्चन पेपर के पहले पेज में ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 8 प्रिंटेड पेजेज, मतलब टोटल 8 पेज है, 8 पेज है इस पूरे क्वेश्चन पेपर में। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख देना है। ये जो स्पेस बना हुआ है यहाँ पर, सबसे पहला अपना रोल नंबर आपके अपने क्वेश्चन पेपर पे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर दिया हुआ रहता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन का यूनिक पेपर कोड जो कि आंसर शीट पे लिखना होगा। तो जो फर्स्ट ईयर होगा वहाँ पे 1001 ही लिखा हुआ रहेगा, लास्ट का 4 डिजिट जो होगा वो। और पेपर का नाम जो होगा वो होगा एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1, जैसा कि हमने अभी बात किया था। तो ये 1 है, इसका मतलब फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आजकल कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है क्वेश्चन पेपर, तो ये ध्यान देना आपका काम है कि एटलीस्ट ये चीज़ हम अच्छे से देख लें। क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलता है तुरंत आंसर राइटिंग नहीं करना है, तुरंत लिखना शुरू नहीं करना है, आंसर नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको क्लियरली बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद ही आंसर करना है। तो जो कोर्स का नाम होगा, ये तो पेपर का नाम हो गया, कोर्स का नाम होगा वो है एईसी या एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। इसी को हम कह देते हैं कि भाई ये एईसी है, इसका पूरा नाम। अब देखो यहाँ पे सेमेस्टर भी है कि कौन से सेमेस्टर का ये पेपर है। तो कौन से सेमेस्टर का है? फर्स्ट सेमेस्टर। तो यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो ये अच्छी बात है कि फर्स्ट सेमेस्टर का ही पेपर है। कभी कभी मिसप्रिंटेड भी रहता है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होता है। अब यदि हम बात करें तो देखें कि यहाँ पे एक और क्लियर इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन क्या है कि फॉर अ स्टूडेंट ऑफ रेगुलर, चूंकि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए है, या एसओएल के स्टूडेंट है, रेगुलर में एनसी वेव भी आ जाता है, तो एनसी वेव का भी ये पेपर होगा।
एडमिशन 25, मतलब जिसने 25 में 2025 में एडमिशन लिया है उसके लिए। तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है इसमें? उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, ड्यूरेशन 1 आवर, ये पेपर सिर्फ 1 आवर का है। ये बिल्कुल ही ध्यान देना है, सीधा आंसर राइटिंग नहीं करना है, पहले इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। टोटल कितने मार्क्स का पेपर है? तो मैक्सिमम मार्क्स 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें। टोटल पेपर का जो मार्क्स होगा अलॉटेड वो 30 मार्क्स होगा। ये भी ये कह रहा है कि अटेम्प्ट ओनली पार्ट ए, सिर्फ पार्ट ए का आंसर करना है, किसी और का नहीं, सिर्फ पार्ट ए। तो ये कई पार्ट में है, ए बी और सी, जैसा हम देखेंगे या इसके इंस्ट्रक्शन से क्लियर होगा। तो जो रेगुलर है, जो 25 में एडमिशन लिया है 2025 में, उसको सिर्फ पार्ट ए अटेम्प्ट करना है, ये पढ़ना है वहाँ पे, जैसे ही मिलता है आपको क्वेश्चन पेपर वैसे ही। फिर ये कह रहा है कि फॉर रिपीटर स्टूडेंट, जो रिपीटर हैं या जिनका एडमिशन 2024 में हुआ है, उनको भी सिर्फ पार्ट ए ही करना है। लेकिन वैसे रिपीटर स्टूडेंट जिन्होंने 22 और 2023 में एडमिशन लिया है, उनके लिए ये कह रहा है कि उनके लिए समय 1 आवर 45 मिनट्स का है, और उसमें 1 आवर 45 मिनट्स में मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 50 मार्क्स का है। ये ध्यान रखना है यदि रिपीटर आप हो तो, जिसका एडमिशन 2023 देखो लिखा होगा यहाँ, एडमिशन 2023 या 22 में हुआ है उनके लिए, तो उसको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करना है। पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करना है, ये 50 मार्क्स का होगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है 2022 और 2023 में, लेकिन वो सिर्फ एसओएल के हैं, एसओएल के बारे में सिर्फ है, तो एसओएल वाले जो बच्चे होंगे वो तीनों पार्ट करेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखना है, इंस्ट्रक्शन को ढंग से रीड करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यहाँ पर और भी चीजें हैं लिखी हुई, महत्वपूर्ण निर्देश या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। थोड़ा सा जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है 2 मिनट 3 मिनट जितना समय लगा सकते हो इसको रीड करो। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं लिखना है, एक बार पढ़ो 2 बार पढ़ो, लेकिन ढंग से पढ़ लो इंस्ट्रक्शन। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, वो काम नहीं करना है, इतनी जल्दीबाजी बिल्कुल ही नहीं करनी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप क्या है महत्वपूर्ण निर्देश में, कि राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप। जैसा कि अभी हमने बात किया कि जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलता है आप अपना रोल नंबर लिख दो, ताकि सबको पता रहे ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है। दूसरा, वही इंस्ट्रक्शन जो हमने पीछे पढ़ा था उसी के बारे में सारा इंस्ट्रक्शन है, इसको आप देखते जाना, ढंग से पढ़ लेना। अब क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होगा, अब मेन क्वेश्चन का आंसर राइटिंग पार्ट स्टार्ट होगा, उसके लिए महत्वपूर्ण निर्देश ई में है। क्या कह रहा है कि आंसर में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, मतलब या तो आप हिंदी में आंसर लिखे या इंग्लिश में लिखें, यही कह रहा है ना, और इन हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। इस प्रश्न का उत्तर हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में आप लिख सकते हैं, लेकिन किसी एक माध्यम में ही लिखना है, या तो हिंदी में लिखें या तो इंग्लिश में लिखें, लेकिन सभी उत्तर एक ही भाषा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 को तुमने इंग्लिश में लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 को हिंदी में लिख दिया, फिर क्वेश्चन 3 को हिंदी में लिख दिया, फिर क्वेश्चन 4 को इंग्लिश में लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। कोई एक ही मीडियम थ्रू आउट यूज करना है, जिसमें भी कंफर्टेबल हो, जिसकी प्रैक्टिस तुमने की है वही यूज करना है। यदि हिंदी में लिखना है तो सिर्फ हिंदी में। अच्छा, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, बच्चे बहुत सारे ये भी बाद में पूछते हैं कि सर मैंने तो एक हिंदी में लिख दिया एक इंग्लिश में लिख दिया, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है, जैसा अभी मैंने बताया। दूसरा कि इंस्ट्रक्शन में जो कुछ लिखा है, जितने क्वेश्चन का आंसर लिखना है, देना है, उतना ही करना है। ऐसा नहीं कि तुमने जैसे मान लो 5 क्वेश्चन है तो 5 का आंसर नहीं देना, जितना वो कह रहा है उतना ही करना है। तो बच्चे ये भी बताते हैं कि सर मैंने तो 3 करना था लेकिन मैंने गलती से 5 कर दिया। हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो फर्स्ट 3 तुमने अटेम्प्ट किया है, भले ही तुमने अच्छे से क्यों ना लिखा हो दूसरा और तीसरा प्रश्न, लेकिन चौथा और पांचवा तुमने बहुत अच्छे से किया है, तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को इवेलुएट नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन भी तुम जानते हो पहले उसका आंसर लिखो और उसको ढंग से लिखो। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सबसे पहले
ढंग से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद ही उसको आंसर देना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। हिंदी या अंग्रेजी किसी एक ही भाषा में यूज करना है, दोनों में नहीं करना है। यदि इंग्लिश में लिख रहे हो तो पूरा क्वेश्चन पेपर हिंदी में ही उसका आंसर करना है। तो जैसे अब ये कह रहा है कि यहाँ पर अब पार्ट ए स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर का पार्ट स्टार्ट हो गया। पार्ट ए या भाग अ, क्वेश्चन का ये जो सेक्शन है वो पार्ट ए, और यहाँ कितने मार्क्स का है तो 30 मार्क्स का है। ऑलरेडी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये 30 मार्क्स का है, टोटल क्वेश्चन 30 मार्क्स का। अब इस 30 मार्क्स में ये कह रहा है क्या कि पार्ट ए जो है वो कंपलसरी है, इसको करना ही करना है, मैंडेटरी है। चाहे तुम किसी भी पार्ट को करो, ए करो, बी, सी, लेकिन चाहे जितने भी क्वेश्चन करने हैं, लेकिन पार्ट ए को करना कंपलसरी है। तो ये क्या कह रहा है, जो कंपलसरी पार्ट है वो ये 5 मार्क्स का होगा और 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक्सपैंड द फॉलोइंग, निम्नलिखित को विस्तारित करें। तो देखते हैं कैसे विस्तारित करना है इसको। ये कंपलसरी है, ध्यान रखना। ये पार्ट ए का जो है ये 2 में बटा हुआ है, एक ए और बी, इसमें भी। तो जो एक्सपैंड करने का है वो ये 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, और उसके बाद फिर है ये 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ट्रू या फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें हमने देख लिया, इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया कि इसको एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंड करने के लिए ए, बी, इसका आंसर कैसे लिखना है, तो जैसे आंसर शीट पे क्या करना है कि ऐसे करना है कि क्वेश्चन वन का कौन सा आंसर दे रहे हो भाई, तो क्वेश्चन 1 का हमने ए किया, और इसके पहले पार्ट भी लिख दो कि पार्ट ए है। तो इससे क्या होता है कि क्लियर होगा कि भाई तुमने कौन से क्वेश्चन का कौन से पार्ट में उसका आंसर दे रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, उसके बाद सीधा आंसर लिखना है। यहाँ पे शुरू करो आंसर या उत्तर लिखो ऐसे करके। तो ये उत्तर क्या होगा, अब यहां से उत्तर लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, जैसे उत्तर में क्या होगा, ए, बी, सी, डी और ई, ऐसे करके जैसे है वैसे ही कर दो। और यहाँ पे ये पूरा इसका फुल फॉर्म लिख दो। कोई जरूरी नहीं है कि ये चीज लिखना जरूरी है, MOEFCC, लेकिन इसका फुल फॉर्म जरूर होना चाहिए। तो ऐसे करके दूसरा जैसे UNO है तो ऐसे लिख दो UNO, C है NGT, तो इसका पूरा नाम लिखना है, इसको एक्सपेंड करना है, इसके बारे में लिखना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा करना ही नहीं है कि इसके बारे में नहीं लिखने को बोल रहा है। ये सीधा कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर का जो है क्वेश्चन है उसको एक्सपेंड करना है, बस कुछ करना ही नहीं है। जैसे MOEF है तो इसमें आंसर सिर्फ होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो पहले का आंसर हो गया, जैसे ए का आंसर हो गया तो भाई यहाँ पे लिख देंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब भारत सरकार का ये क्या है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। इसके बारे में लास्ट स्लाइड में मैंने एक्सपेंड कर रखा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये ध्यान में रखना है। तो पहले का आंसर क्या होगा, यदि हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में लिख दो, अदरवाइज हिंदी वाले इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इन सब टर्म का जो है एक्सपेंड कर सकते हो, यदि तुम हिंदी मीडियम के हो तो भी इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे। तो ये हो गया भारत सरकार का मंत्रालय। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UNO। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन का है, संयुक्त राष्ट्र संघ है UNO का फुल फॉर्म। उसी तरह से सी का आंसर है NGT। इसको कैसे एक्सपेंड करना है, तो NGT में क्या करोगे, NGT में लिखोगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
इस तरह से ये फुल फॉर्म हो गया। ये ऑलरेडी एक्सपेंड किया हुआ है लास्ट स्लाइड में, जब हम उस पर आएंगे तो हम देखेंगे इसके बारे में। तो ये चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लेन करना है ये ध्यान में रखना है तुमको। अब जैसे सीवीडी है, तो सीवीडी का फुल फॉर्म क्या हुआ? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यह बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, जैव विविधता से रिलेटेड है, जैव विविधता का सम्मेलन, हिंदी में जैव विविधता सम्मेलन। उसी तरह से है EAQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया। तो बस इतना ही करना है, इसको सिर्फ एक्सपेंड करना है, इससे टाइम बचेगा तुम्हारा। इसके बारे में लिखना नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है कि इसको एक्सपेंड कीजिए, इसको विस्तारित कीजिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मत दीजिए। तो ये हम कर लेंगे। बिल्कुल इंस्ट्रक्शन क्लियर होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। बिल्कुल जब तक क्लियर नहीं होगा तो टाइम भी बर्बाद होगा, क्वेश्चन का आंसर भी ढंग से नहीं कर पाओगे, और इसी में मार्क्स भी नहीं मिल पाता और टाइम भी नहीं मिल पाता। तो ये हो गया। अब ये सेक्शन बी में क्या कह रहा है, जो दूसरा है इसका पार्ट ए का ही है ये सारा, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी है, तो तुमने 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया। अब दूसरा है, तो इसमें कैसे लिखना है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये कह रहा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। तुमको सिर्फ ट्रू लिखना है या फॉल्स करना है, कुछ और नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे इसमें फालतू के क्वेश्चन पेपर को भी जो है वो खींचते रहते हैं, ये पूरा का पूरा लाइन ही लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो इसको लिखना नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ कह रहा है ट्रू और फॉल्स, यानी दोनों में से जो भी तुमको लगता है वही लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम वही चीज, आंसर। किसका आंसर दे रहा हो? क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का ए का कौन सा? स्मॉल ए, इसका। तो यहाँ पे लिख देंगे ये तो सीधा ऐसे लिखना है। अब जैसे कह रहा है, जैसे मान लो कि एनवायरमेंटल स्टडी इज अ प्योर बायोलॉजिकल डिसिप्लिन, मतलब पर्यावरण अध्ययन एक विशुद्ध जैविक विषय है। सिर्फ जैविक नहीं है, अध्ययन है, तो इसमें सोशल साइंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये प्योर बायोलॉजिकल साइंस नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। तो सीधा हम ऐसे आंसर लिखेंगे, फॉल्स। तुम चाहो तो इसको एफ भी लिख सकते हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि जैसा इसने कहा है वैसा ही लिखना है। मतलब यदि कहा है कि फॉल्स लिखें तो यही सही है, ये नहीं, ऐसे नहीं करो। कोई कोई बच्चे हाँ लिख देते हैं ट्रू को, फॉल्स को नहीं लिख देते हैं, या नहीं लिख देते हैं, ऐसे ना लिख देते हैं। तो इस तरह का काम नहीं करना है, ऐसे नहीं लिखना है। जब भी करेंगे तो सिर्फ ट्रू या फॉल्स। अब जैसे मान लो क्वेश्चन, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। दूसरा कह रहा है इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूड ओनली प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग सर्विसेज। मतलब ये सिर्फ 3 सर्विस के बारे में बात कर रहा है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं में केवल प्रावधान, विनिमय और सहायक सेवाएं शामिल है। लेकिन ये क्या है? ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है ये? इसलिए फॉल्स है, ये भी फॉल्स था, सॉरी। अभी इसको हम लोग, ये फॉल्स है तो इसको ट्रू मत लिखना, ये फॉल्स है। तो इसको क्यों फॉल्स है? क्योंकि सर्विसेज जो है वो 4 टाइप्स का होता है। इसमें कल्चरल सर्विस जो है वो इंक्लूड नहीं किया है, यानी सांस्कृतिक सब्जेक्ट जो इसका सर्विस है या रिलीजियस सर्विस है वो इंक्लूड नहीं किया, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो इस तरह से तुमको आंसर लिख देना है, फॉल्स ऐसे, यहाँ भी फॉल्स ऐसे। सिर्फ इतना ही करना है, आइदर ट्रू और फॉल्स। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा करोगे तो तुम्हारा टाइम जो है, टाइम लिमिट है ना, 60 मिनट्स है, 1 आवर का है, तो उसमें टाइम तुम्हारे पास नहीं बचेगा। तो और जिसने, मैंने ये भी देखा है कि जिसने भी ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंडेटरी क्वेश्चन है, जिसने कर लिया ये सारा क्वेश्चन, उसके ही अच्छे मार्क्स आते हैं। क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 में तो 1 ही देगा ना। 1 में जनरली लोग ये नहीं करते, किसी को 0.5 दे दिया या किसी को 0.75 दे दिया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स ही देते हैं, तो 5 मार्क्स इजिली मिल गया यहाँ पे। ट्रू फॉल्स में आपने पता चल गया, तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ये क्या कह रहा है? एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम फॉलो अ साइक्लिक पाथ, ये सी, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक चक्रीय पथ के अनुसार होता है। ये कह रहा है ऐसे होता है, तो ऐसे नहीं होता। एनर्जी का पिरामिड या एनर्जी जो है किसी भी इकोसिस्टम में वो यूनि डायरेक्शनल फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब यहाँ से सन से चलेगा, सनलाइट से
ग्रीन प्लांट इसको कैप्चर करेगा, फिर ग्रीन प्लांट को कोई हर्बीवोर्स खाएगा और इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो ये हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। बात तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये यूनि डायरेक्शनल नहीं लिखा है, इसने लिख दिया साइक्लिक, तो ये भी फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर डी है, ये कह रहा है कि सॉइल इरोजन कैन लीड टू द लैंड पोल्यूशन। ये ट्रू है, इसके कारण कई तरह से जो है वो भूमि प्रदूषण होता है, लैंड पोल्यूशन होगा। तो ये ट्रू है, तो सिर्फ ट्रू लिखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर ई है, क्या कह रहा है कि ऑल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। बिल्कुल, तो इसको भी हम लोग ट्रू लिखेंगे। मैंने सिर्फ एफ एफ टी टी कर दिया है, लेकिन आप लिखोगे फॉल्स, कंप्लीट फॉल्स या ट्रू, ऐसे। ये सबसे बेहतर तरीका है आंसर राइटिंग का। तो ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आ गया 10 मार्क्स, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। पास करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए होता है, तो कितना हो गया, 30 मार्क्स का टोटल है, तो 12 मार्क्स चाहिए। आउट ऑफ 12 तुम्हारे पास आ गया कितना, 10 मार्क्स। बाकी जो क्वेश्चन करोगे उसमें हो जाएगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट ए में। आउट ऑफ 5 क्वेश्चन यू हैव टू आंसर ओनली 3 आउट ऑफ 5। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, ऑलरेडी दिया हुआ है, पढ़ा, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। अब जितने भी क्वेश्चन बचे उसमें से सिर्फ 2 और करना है। तो एक क्वेश्चन 2 कर लो, क्वेश्चन 3 कर लो, क्वेश्चन 4 करो, या क्वेश्चन नंबर 5 कर लो पार्ट ए से। तो जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में देखता हूँ कि इकोसिस्टम या एनवायरमेंटल पोल्यूशन से भी आता रहता है। तो हालांकि इन सब का ऑलरेडी इस चैनल पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका इकोसिस्टम के भी, पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे कर करके कई सेक्शन में इकोसिस्टम का मैंने बना रखा है। आप उसको कंसल्ट करो, उसको देखो, वहाँ से ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अभी हम क्वेश्चन पेपर का सिर्फ बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जा सकता, उसमें टाइम लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहले वहीं जाना है। तो अब जैसे देखो यहाँ पर कह रहा है कि, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग एनी 2, सिर्फ 2 का कह रहा है। अब ऐसा ना हो कि आप तीनों कर लो, उसमें टाइम आपका बर्बाद होगा जब आप ध्यान नहीं दोगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ 2 का करना है। और 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स का। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट इसमें नहीं है। तो वर्ड लिमिट जिसमें नहीं होता, उसको अपने हिसाब से जितना समय है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखना होता है, ताकि जो है वो तुम्हारी क्लैरिटी हो, सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ मेन पॉइंट इसने लिख दिया है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन किसको कहते हैं, तो सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ वन बायोटिक कम्युनिटी बाय अनदर बायोटिक कम्युनिटी इज योर इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये दूसरे वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से। आप इकोसिस्टम वाला वीडियो देखना, वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि चूंकि यहाँ पर टाइम यदि मैं ज्यादा दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सही नहीं होगा। इसके लिए अलग से आंसर के लिए तुम उस चीज को पढ़ो और वहां से आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलता मैं फिर बताऊंगा। इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद इकोलॉजिकल पैरामीटर है, पिरामिड है, ये भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है। जैसे ये होता है इकोलॉजिकल पिरामिड, मतलब पिरामिड के फॉर्म में इसको दिखाना इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया। कहाँ हर्बीवोर्स होगा, कहाँ जो है वो प्रोड्यूसर होगा, कहाँ कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर में हर्बीवोर्स होगा, कार्निवोर्स होगा, उसको जो दिखाते हैं वही इकोलॉजिकल पिरामिड होगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय परिस्थितिक तंत्र के कितने तरह के, कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में वर्णन करना है। तो इन तीनों क्वेश्चन में से सिर्फ 2 का करना है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। इंस्ट्रक्शन में बार बार कह रहा हूँ कि केयरफुली रीड करना है, बिना इंस्ट्रक्शन के गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अब मान लिया अब 3 क्वेश्चन का आंसर करना था आउट ऑफ 5, जिसमें 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो मैंडेटरी था, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने कर लिया, सेकंड का भी कर लिया। अब एक क्वेश्चन रह गया है, इसमें तुम्हारे पास अभी भी 3 ऑप्शन है, उन तीनों ऑप्शन में से किसी एक का आंसर कर दो। ये कह रहा है एक्सप्लेन द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। जो आप ईवीएस पढ़ते हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी है कि नहीं है, यदि है तो उसके बारे में बताना है, उसके बारे में डिटेल्स लिखना है। और इसमें भी ध्यान दो, वो कुछ बच्चे जो हैं लिख तो देते हैं यहाँ तक, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप के बाद यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इसमें ध्यान देना,
यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसने 5+5 कर रखा है। मतलब यदि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया फर्स्ट लाइन का तो उसमें 5 मार्क्स का हो गया। सेकंड में ये कह रहा है कि डिस्कस हाउ डिफरेंट साइंटिफिक एंड सोशल साइंस डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। ये भी कह रहा है कि और बाकी सामाजिक विषय या वैज्ञानिक विषय ये किस तरह से उसके मुद्दे को समझने या समझाने में योगदान दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके लिए यदि तुम लोग कहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का, लेकिन खुद से लिखने का, खुद से करने का कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न भूमि संसाधन का व्याख्या कीजिए, मतलब लैंड रिसोर्सेज का, कि कितना लैंड रिसोर्स है, किस तरह का रिसोर्सेज है, क्या लैंड यूज चेंज है, किस तरह से उस भूमि का उपयोग किया जा रहा है और उसमें क्या क्या परिवर्तन आया है, किस तरह से भूमि है जो डिग्रेड हुआ है, उसमें किस तरह से उसका क्षरण हुआ है, और वनों की कटाई के मुख्य कारण क्या क्या हैं, इसके बारे में लिखना है। तो ये इसका भी ऑलरेडी उसी इकोसिस्टम में वीडियो है अवेलेबल, आप उसको देखो, देख करके प्रैक्टिस करो लिखने का। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। अभी तक हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी, क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी था जिसमें ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स और एक्सपेंड करने वाला क्वेश्चन था। तो आउट ऑफ 5 क्वेश्चन जो कि पार्ट ए में है उसमें सिर्फ हमें 3 करना है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है। तो 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक वायु प्रदूषक क्या है, इसके बारे में चर्चा भी करना है कि यह किस तरह से वायु की गुणवत्ता मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और इसके नियंत्रण का क्या क्या तकनीक है, मतलब क्या क्या कंट्रोल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इसके लिए। तो एयर पोल्यूटेंट में भी डिफरेंस करना है प्राइमरी और सेकेंडरी का। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। ऑलरेडी इसका वीडियो अवेलेबल है, चैनल पे आप देखोगे अवेलेबल है इसमें। अब पार्ट बी उनके लिए है, जैसा हमने इंस्ट्रक्शन में देखा था कि भाई जो रिपीटर स्टूडेंट हैं उनके लिए पार्ट बी और पार्ट सी था। लेकिन यदि आप रिपीटर नहीं हो, आपका न्यू एडमिशन है, 2025 का एडमिशन है, तो सिर्फ आपको पार्ट ए करना है बस। लेकिन प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे पार्ट बी में ये क्वेश्चन है कि एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, मतलब भूमि प्रदूषण या भूमि क्षरण से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो प्रैक्टिस करने में कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, प्रैक्टिस इसका भी करो, क्योंकि ये पार्ट बी का क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि पार्ट ए में भी आ जाए और ये उसी से रिलेटेड भी है, तो ये कर सकते हैं हम। और बाकी ये जो क्वेश्चन है, चूंकि ये एक्सपेरिमेंट रिलेटेड क्वेश्चन था, तो जी जो रिपीटर हैं उन्हीं के लिए जरूरी है। अब इस तरह के क्वेश्चन जो सेक्शन ए में नहीं आते, ज्यादातर केस में मैंने देखा है अभी तक तो नहीं आता। यदि आप पार्ट सी का बात करें तो पार्ट सी का भी आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि तुम न्यू ईयर में एडमिशन हो, तुम्हारा 2025 का या 26 का एडमिशन है, सॉरी 25 का एडमिशन है, तो उस केस में कर सकते हो। जैसे इकोसिस्टम सर्विसेज, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था, जो मैंडेटरी क्वेश्चन था कि इकोसिस्टम सर्विसेज के टाइप्स में वो पूछ रहा था कि ये तीनों ट्रू है या फॉल्स है। तो एक और है इकोसिस्टम सर्विस जिसको हमने बोला था कि वहाँ पे कल्चरल सर्विस है। तो इस सांस्कृतिक सेवा के साथ साथ इन दोनों का पूरा जो है वो एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाटर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, भारत में जल से संबंधित क्या क्या विवाद है उसके बारे में बताना है। तो जनरली एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट है इंडिया में जो कि काफ़ी फेमस है, तो वो तुम्हारे सिलेबस में भी है, तो उसके बारे में ही पढ़ो, वो भी अवेलेबल है वीडियो। और भी हर एक स्टेट के बीच में किसी न किसी तरह का जो है वो वाटर डिस्प्यूट है, तो उसके बारे में एक एग्जांपल दे करके लिख देना है। चूंकि इंटरनेशनल लेवल का नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये लिख रखा है कि एक्सप्लेन मेजर वाटर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया ओनली, तो उसमें कावेरी वाटर डिस्प्यूट लिख दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि डिस्कस काउज इम्पैक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसका भी वीडियो है अवेलेबल। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जब इसका यूज़ हो जाता है, जब इसका कोई काम नहीं होता तो इसको क्या करेंगे, तो इस तरह का जो है वेस्ट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट।
जब इसका कोई पर्पस नहीं रह जाता, तो ये जिस कैटेगरी में आता है वेस्ट के, वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इसके बारे में, इसका कैसे प्रबंधन करेंगे, ये सारा विस्तृत चर्चा करना है, और इसका वीडियो है अवेलेबल। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि मैंडेटरी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना है। इसमें जो पहला था, जो एक्सपेंड करना था जिस क्वेश्चन का, वो था MOEFCC, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हिंदी में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दूसरा जो है वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। हिंदी वाले हिंदी में भी लिख सकते हो संयुक्त राष्ट्र संघ। यदि हिंदी वाले इंग्लिश में भी लिख देते हैं यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई इश्यू नहीं है, मार्क्स मिलेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसको कहते हैं हिंदी में। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता या जैविक विविधता पर सम्मेलन। एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको हिंदी में कहते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो इस वाले पार्ट को जो ये तुम्हारा एक्सपेंड करने वाला है, आजकल यही ट्रेंड में देख रहा हूँ, तो हर एक सेमेस्टर में इसी तरह का क्वेश्चन पेपर जो है वो आ रहा है। तो इसको तो बिल्कुल ध्यान रखना और याद रखना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा है नहीं सिलेबस में। तो यदि इसी तरह का जो है वो 10-20 भी तुम्हारे पास है अवेलेबल, उनको याद है तो लिख लोगे, इसमें कुछ है नहीं। तो अभी तक हमने जो क्या क्या देखा, क्या क्या समझा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर से, जो आइडिया मिला, ये क्वेश्चन पेपर जो है जनवरी 26 का था, 2026 का। इसमें हमने देखा कि ये क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है 3 पार्ट में, पार्ट ए, बी और सी। उसके बाद ये हमने समझा कि पार्ट ए जो है वो उनके लिए होता है जो करंट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके लिए है। जो रिपीटर स्टूडेंट है उनके लिए बी और सी, डिपेंड करता है कि कौन से ईयर में उन्होंने एडमिशन लिया है, उसके अकॉर्डिंग बी का आंसर करना है या बी और सी दोनों का करना है। सबके लिए टाइम है, जो पार्ट ए कर रहा है उसके लिए 1 आवर का टाइम था, तो ये तुमको ध्यान रखना है, 1 आवर का टाइम है ये। साथ में पार्ट ए में एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि क्वेश्चन 1 नंबर 1 जो था वो कंपलसरी था, इसको करना ही करना है, इसको नहीं छोड़ सकते। और आउट ऑफ 5, पार्ट ए में 5 क्वेश्चन होता है जनरली, तो आउट ऑफ 5 यू हैव टू आंसर ओनली 3 क्वेश्चन। सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर देना है 5 क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन में सिर्फ 3 का करना है। और 3 का क्या होगा, 3 में क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूड करना होगा, बिना इंक्लूड किए हुए काम नहीं चलेगा, बिना इंक्लूड किए काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख दो। लेकिन यदि तुम सोच रहे हो कि नहीं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 या 5 का आंसर कर दिया, तो इसमें 3 क्वेश्चन का काउंट नहीं होगा और तुमको मार्क्स सिर्फ 2 क्वेश्चन का मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यदि इन्होंने बोला है कि मैंडेटरी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करना ही करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना ही करना है। इसमें हमने क्या देखा कि भाई एक्सपेंड करने का क्वेश्चन था, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया या MOEFCC हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया 5 क्वेश्चन। और दूसरा जो था वो क्या था, ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन। लिखने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सेमेस्टर तुम्हारे ही फर्स्ट ईयर का या दूसरे जो सेमेस्टर का है, फर्स्ट सेमेस्टर का है, उसका क्वेश्चन पेपर हम लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट।